बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शाहिद है और मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। दुनिया भर में हार्मोनल प्रॉब्लम्स में दिन ब दिन इजाफ़ा होता चला जा रहा है और इसके पीछे मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। अब ये हार्मोन्स क्या होते हैं? हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ गुदूद मौजूद होते हैं जिनको ग्लैंड्स कहते हैं और ये ग्लैंड्स मुख्तलिफ़ हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब अगर आप सर से चलें तो दिमाग के अंदर जो है वो एक पिट्यूटरी ग्लैंड है जहाँ से ग्रोथ हार्मोन निकल रहा होता है और इसके अलावा भी बहुत सारे हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं और उसमें फिर दो पोर्शन होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। आप गर्दन में आएँ तो यहाँ थायराइड ग्लैंड है जो कि थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये दो गुदूद होती हैं जो कि गले के अंदर मौजूद होती हैं और वैसे नज़र नहीं आती और गले में इसके साथ ही पैराथायराइड ग्लैंड मौजूद होते हैं। ये 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं और ये पैराथायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और इसका ताल्लुक कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। फिर हम अगर पेट की बात करें तो वहाँ पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है और इससे इंसुलिन प्रोड्यूस होती है और इंसुलिन की अगर कमी हो तो डायबिटीज़ हो जाती है और डायबिटीज़ मुख्तलिफ़ किस्मों की डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसके अलावा गेस्ट्रेशनल डायबिटीज़ है, मोनोजेनिक डायबिटीज़। फिर किडनी के ऊपर एक ग्लैंड मौजूद होता है जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करते हैं और इससे भी मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जैसे एडिसन्स डिजीज़, कुशिंग्स डिजीज़ होती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना कॉम्प्लेक्स इशू है और हार्मोन्स के प्रॉब्लम्स अगर हो जाएं तो किस तरह ट्रीट हों। अब एडल्ट एंडोक्राइनोलॉजी क्या है? एडल्ट एंडोक्राइनोलॉजी जो है एडल्ट्स के अंदर इन हार्मोन के स्पेशलिस्ट को हम एडल्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं। इसी तरह एंडोक्राइनोलॉजी की फील्ड में बच्चों के हार्मोन्स को अगर ट्रीट किया जाए तो ऐसे डॉक्टर्स जो कि इन स्पेशलिस्ट होते हैं और एंडोक्राइनोलॉजी की बच्चों की फील्ड के माहिर होते हैं, इनको पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं। हमारे मुल्क में पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट गिने चुने हैं और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे प्रोग्राम में पाकिस्तान की मायनाज पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मौजूद हैं। इनका नाम है डॉक्टर मोहसिना इब्राहिम। डॉक्टर मोहसिना इब्राहिम प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में और इनका वसी तजर्बा है और मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने अपनी एडल्ट एंडोक्राइनोलॉजी में एक पोर्शन पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी इनसे सीखा है। तो आज इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाहिद, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड फॉर सच अ काइंड इंट्रोडक्शन। डॉक्टर मोहसिना, जैसे इंट्रो में बात हो रही थी कि पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी एक मुख्तलिफ फील्ड है और बच्चे जो हैं उनको ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। आप मुझे बताएं कि सबसे पहले डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं। सो बच्चों में डायबिटीज़ किस किस्म की होती है, कितनी इकसाम होती हैं और उसको किस तरह ट्रीट करते हैं? बिल्कुल, देखिए बच्चों में जो डायबिटीज़ या ज़ियाबितिस जिसे हम कहते हैं वो बड़ों से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है और इसकी 3-4 बहुत अहम कॉजेज़ हैं, जिसमें जैसे आपने कहा टाइप 1 है। अब टाइप 1 क्या होती है कि उसमें जो लबलबा या पेंक्रियाज जिसे कहते हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसमें एक बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन बनाते हैं, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, यानी बिल्कुल काम नहीं करता, तो उससे बिल्कुल इंसुलिन बॉडी में नहीं बन रही होती, तो जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है और टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चों को सिर्फ आप इंसुलिन दे सकते हैं। फिर जैसे बड़ों में टाइप 2 डायबिटीज़ बच्चों में भी होती है, उसका ज़्यादातर ताल्लुक़ वज़न से है। जो बच्चे टीनेजर्स हैं या बड़े हो रहे हैं, यानी कि 12 साल से ऊपर, 13 ईयर्स से ऊपर के जो 20s में हैं, उन बच्चों को मोटापे की वजह से इंसुलिन पैदा तो हो रही होती है मगर वो काम नहीं कर रही होती, तो टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है, जो कि बदकिस्मती से आजकल हमारे मुल्क में भी बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। फिर एक और बच्चों में जो अहम डायबिटीज़ होती है उसको हम जेनेटिक या मोनोजेनिक डायबिटीज़ कहते हैं, वो एक ख़ास किस्म में। फिर थैलेसीमिया हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है, थैलेसीमिया रिलेटेड या ब्रॉन्ज़ डायबिटीज़ जिसे कहते हैं वो हो जाती है।
सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड है कि ये भी बच्चों में बीमारी होती है कि जो कि पूरे जिस्म के ग्लैंड्स को मुतासिर कर सकती है और पेंक्रियाज को भी मुतासिर करती है। उसको हम CFTR रिलेटेड या सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड डायबिटीज़ कहते हैं। तो ये गिनी चुनी टाइप्स हैं बच्चों में, और हमारे मुल्क में ये इन तमाम चीज़ों से बच्चों में शुगर हमने देखी है और काफ़ी केसेस कराची में भी मौजूद हैं। सो टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ किस तरह आपके पास प्रेजेंट करते हैं? देखिए, एक तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा लोगों के आम पब्लिक में इसका नॉलेज नहीं है। तो यूजुअली ये होता है कि हमारे पास बच्चे बेहोशी में लैंड करते हैं, ठीक है। और बाज़ औक़ात तो वो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जा रहे होते हैं और कोई उनकी शुगर ही नहीं चेक करता। ठीक है। तो इसको हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं। सही। तो कीटोएसिडोसिस में बच्चा बेहोश हो जाता है, उसका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा 250 से भी बढ़ जाता है, बल्कि 400-500 तक चला जाता है, और फिर उसके बाद उस पर बेहोशी ये दिमाग पर असर करती है, तो बच्चे बेहोश हो जाते हैं, सांस उखड़ने लगता है, जिसे हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं और या डीके कहते हैं। तो उसमें फिर बच्चे हमारे पास ज़्यादातर लैंड करते हैं। बहुत सी स्टडीज़ हुई हैं दुनिया भर में, बच्चे वैसे ही आ जाते हैं, वॉक इन कर जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी भी डीके के साथ प्रेजेंट करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। सो इसमें सारी उम्र, जैसे आपने बताया कि इंसुलिन की कमी, बिल्कुल इंसुलिन नहीं है, तो सारी उम्र के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होगी? बिल्कुल, देखें, कुछ एंटीबॉडी या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी आपके अपने सेल के ख़िलाफ़ जिस्म के अंदर कुछ एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं, और जिसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं, और वो एंटीबॉडीज़ आपके इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को टोटल ख़त्म कर देती हैं। शुरू में कभी ये होता है कि थोड़े ख़त्म होते हैं, तो कुछ दिन के लिए बच्चा बेहतर हो रहता है, मगर उसके बाद फिर आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। अभी तक दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं बन सकी है जिसे हम कहें ओरल इंसुलिन। इंसुलिन आपको इंजेक्शन के ज़रिए ही लगानी पड़ती है। आप वालिदैन को किस तरह समझाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल अमल है कि सारी उम्र बच्चे को इंसुलिन लगनी है? बिल्कुल। तो आप किस तरह उसको काउंसिल करते हैं? देखिए, माँ बाप के लिए शुरू में ये बहुत एक इम्तहान होता है। बच्चे छोटे भी, 2 साल के बच्चे भी होते हैं, बड़े बच्चे भी होते हैं। एक इंसुलिन लगाना दिन में 2 मरतबा या 4 मरतबा, फिर उसके बाद इंसुलिन चेक करना दिन में एटलीस्ट, अगर आइडियली किया जाए तो 4 दफ़ा कम अज़ कम चेक करनी पड़ती है। या कभी तबीयत ख़राब हो, जैसे शुगर लेवल कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो आपको ब्लड शुगर लेवल चेक करना पड़ता है। माँ बाप शुरू तो बहुत परेशान होते हैं, गिल्ट में भी होते हैं कि पता नहीं हमारी वजह से हुआ है या किस वजह से हुआ है। लेकिन हमने देखा है कि माशाल्लाह हमारी कौम बड़ी रिजिलियंट भी है, और माँ बाप भी आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बहुत तरीक़े से बच्चों का इलाज करते हैं। और जिन बच्चों का सही तरीक़े से इलाज किया जाता है, टाइम से इंसुलिन दी जाती है, टाइम से चेक की जाती है शुगर, वो माशाल्लाह बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। लेकिन आज भी हमारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इंसुलिन से मना करते हैं कि भाई इंसुलिन अच्छी चीज़ नहीं है। बड़े बूढ़े ऐसे मौजूद होते हैं, हाँ, आदत हो जाती है। जी, आदत हो जाती है, तो उसमें मुश्किल होता होगा आपको? जी बिल्कुल। तो हम माँ बाप को, मैं तो ये कहती हूँ, देखें, आप कुछ भी पढ़ाएं लिखाएं, दम कराएं, वो माँ बाप हमसे पूछते हैं कि हम कोई और दवाई ले लें। मैं कहती हूँ, देखें, आप कुछ भी करें लेकिन इंसुलिन ना छोड़ें, ये तो आपके बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि टाइप 1 अगर किसी मरीज़ को है तो सारी उम्र की इंसुलिन। जी बिल्कुल। अब टाइप 2 डायबिटीज़ हम एडल्ट्स में तो बहुत देखते हैं जी। और अब देखा गया है कि पीडियाट्रिक्स एज ग्रुप से हमारे पास जो है वो आते हैं। असल में हमारा अभी तो एक तो ये कि रहने का स्टाइल आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ऐसा होता जा रहा है कि कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है बच्चों की, और स्पेशली कोविड में तो बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ और भी कम हो गई हैं, तो उनका वेट ज़्यादा हो गया है। फिर जंक फूड में ज़्यादातर लेना, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना, ये बहुत बढ़ गया है। तो इससे ये होता है कि उस वक्त बच्चों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन बन तो रही होती है, लेकिन जो उनके बॉडी है वो उसके लिए काम नहीं कर रही होती, यानी कि उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, और वो इंसुलिन जितनी भी बनाए वो काम नहीं करती। उससे उनको भूख ज़्यादा लग रही होती है, मगर इंसुलिन काम आगे नहीं कर रही, तो बहुत सी चीज़ें होने लगती हैं, और जिसमें शुगर लेवल का हाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ भी कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसकी अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, यानी कि बच्चे से शुरू होती है चीज़, वो प्री डायबिटीज़ कहते हैं, और वो फिर बड़ों में चली जाती है, और वो बड़ों में आपको पता है टाइप 2 डायबिटीज़ बन जाती है। सो इसकी एसोसिएशन टाइप 2 डायबिटीज़ की ओबेसिटी के साथ, क्योंकि मेरे पास जो मरीज़ आते हैं उसमें बच्चे भी काफ़ी मोटे हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। सो पहले हम मैल न्यूट्रिशन की जो बात करते थे, सिर्फ यही समझते थे कि क्वाशियोकोर, मेरिस्मस, लेकिन ओबेसिटी हम दुनिया भर में बढ़ रही है। देखिए, मेल न्यूट्रिशन के 2 एस्पेक्ट्स हो गए हैं अब। एक मेल न्यूट्रिशन वो है कि जिसमें बच्चे को खाने नहीं मिल रहा, और दूसरी वो न्यूट्रिशन है जिसमें बच्चा
बहुत ज़्यादा खा रहा है और गलत चीज़ें खा रहा है। तो वो दो स्पेक्ट्रम है और हमारे पास मेल न्यूट्रिशन भी, PCM भी, और जो प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन है वो भी बहुत कॉमन है। और अब ओबेसिटी में भी हम पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है। एंड प्रॉब्ली यू नो मच बेटर देन मी कि डायबिटीज़ में हम वर्ल्ड लीडिंग हमारे पास नंबर 4 पर हैं हम। जी, तो और कुछ सालों में हम 3rd पे भी आ जाएंगे, अल्लाह ना करे। हम मेहनत करते हैं। IDF की जो है बिल्कुल, अगर स्टैटिस्टिक्स जो है वो कह रहा है कि हम नंबर 3rd पे आ जाएंगे। बिल्कुल, अगर हमने इस चीज़ के लिए पहले से काम नहीं किया, अवेयरनेस नहीं क्रिएट की, एंड स्पेशली वी हैव गॉट सच अ बिग पॉपुलेशन, तो नो, हम आ भी सकते हैं ना। आपसे थोड़ा सा बात हो रही थी प्रोग्राम से पहले कि मोनोजेनिक डायबिटीज़ के बारे में, वो ज़रा बताएं डॉक्टर मोहसिना। देखिए, बाज़ औक़ात हमने देखा है कि आपने सुना भी होगा कि जो नौज़ायदा बच्चे हैं 6 महीने से कम में, उनमें भी शुगर हो जाती है। और या 6 महीने या 1 साल के दरमियान भी कभी कभी बच्चों में शुगर होने लगती है, या फैमिली में 2-3 लोगों को शुगर होती है। और इस चीज़ को हम कहते हैं कि कोई जीन है, कोई जेनेटिक कॉज है जो इसकी ज़िम्मेदार है। इसको हम मोनोजेनिक डायबिटीज़ कहते हैं। ये बड़ों से मुख्तलिफ होता है और टाइप 1 से भी मुख्तलिफ है। और इसका टेस्ट हम पाकिस्तान में तो नहीं कर सकते जेनेटिक टेस्टिंग, मगर हम बाहर भिजवाते हैं एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर आवर पॉपुलेशन, बच्चों के लिए। तो उसमें हमारे पास अभी काफ़ी बच्चे मौजूद हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपकी कुछ जीन्स की टाइप्स ऐसी हैं जिनमें हम आपको इंसुलिन से मुंह की वाली जो गोलियां होती हैं उस पे शिफ्ट कर सकते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि अगर आप अपने बच्चे की जेनेटिक्स कराते हैं, अगर 6 महीने से कम उम्र पे तशख़ीस हो गई है शुगर की, तो आप लाजमी जेनेटिक्स करवाएं। इससे आपको, आपकी फैमिली को और आपके बच्चे को बहुत फ़ायदा होगा। तो ये टेस्ट कैसे होगा आपके पास? जस्ट हम ब्लड सैंपल लेते हैं। नहीं, अगर किसी बच्चे को है तो वो कहाँ जाए ताकि उसका डायग्नोस? देखिए, हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में ये टेस्ट लेते हैं, सैंपल लेते हैं और बाहर फ्री ऑफ कॉस्ट भिजवाते हैं। इसमें सिर्फ कोरियर के आपको थोड़े चार्जेस देने होते हैं। बाकी ये है कि वैसे अगर देखा जाए तो और भी प्राइवेट कुछ लोग भिजवा रहे हैं टेस्ट बाहर, बट हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर। ये तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर मोहसिना, एक तो पेनक्रियास की बात हुई, अब थायराइड पे आ जाते हैं। तो बच्चों में थायराइड कितना कॉमन है? देखिए, बच्चों में थायराइड हमारे पास तो बहुत कॉमन है और दुनिया भर में पैदाइश के टाइम पर तशख़ीस कर ली जाती है कि बच्चे को थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि 70% अगर आपके बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन की कॉज, दुनिया भर में मेंटल रिटार्डेशन की सबसे कॉमन कॉज हार्मोन्स में थायराइड का प्रॉब्लम है। अगर बच्चा हाइपोथायराइड आपका पैदा होता है तो उसकी दिमाग की ग्रोथ नहीं होती। और इन दिस टाइम हमारे पास अभी भी बच्चे आ रहे हैं कि वो 10 साल के हो गए और उनका कभी किसी ने थायराइड का टेस्ट नहीं करवाया। वो बेचारे मेंटली तौर पर एबनॉर्मल हैं, पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। यानी 10 साल के बच्चे की उम्र 1-2 साल के बच्चे की जहनी कैफियत होगी। तो अब ये देखें, एक चीज़ जिसको हम एक छोटी सी गोली से आराम से उसकी हम ट्रीटमेंट मौजूद है, मगर चूँकि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो रहा। अभी हम लोगों ने ये शुरू किया है कि नौज़ायदा बच्चों की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी थायराइड का टेस्ट किया जाए, ताकि ये यूजुअली 2nd डे पर या 7वें दिन पर हम ये टेस्ट करते हैं। तो अगर ये शुरू में शनाख्त हो जाए तो हाइपोथायराइड जिसे हम कहते हैं, इसमें एक सिंपल टेस्ट है, फ्री T4 TS है, जो थायराइड के फंक्शन होते हैं उससे बीमारी पकड़ में आ जाती है और फिर उसका बहुत ही कामयाब इलाज मौजूद है। 100% सक्सेस रेट है थायराइड की ट्रीटमेंट का। तो वो हम शुरू करके इस इतनी बड़े प्रॉब्लम से निजात हासिल कर सकते हैं। यानी आपका कहना ये है कि पैदाइश के बाद ही फ़ौरन टेस्ट हो जाए, और उसके बाद, और अगर किसी ने टेस्ट ना किया हो तो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं बच्चे में? बिल्कुल, देखिए, शायद आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से मैं ये भी कहूँगी तमाम माँ बाप को कि आप डॉक्टर से पूछें कि आपके बच्चे का पैदाइश के टाइम पे थायराइड का टेस्ट हुआ है। अगर नहीं हुआ तो ये ख़ुद करवाएं। और अलामात ये होती हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि बच्चा थोड़ा सुस्त रहता है और कब्ज़ रहता है, उसे कॉन्स्टिपेशन जिसे हम कहते हैं, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं। बहुत रोता नहीं है, ज़्यादातर सोता रहता है, स्लीप में रहता है, सोमनोलेंस बढ़ जाती है बच्चे की, ग्रो नहीं करता बहुत अच्छे तरीके से, स्किन ड्राई रहती है, जल्द आपको खुश्क महसूस होगी और आपके बच्चे के फेस पे और वो थोड़ा सा जैसे स्वेलिंग सी होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल किड्स। तो माएँ हमारे पास इस तरह भी लेकर आती हैं कि ये तो सुस्त पड़ा रहता है और कब्ज़ रहता है या देर से बोलता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अलामत स्पीच डिले भी है। तो अगर ये तमाम अलामत आपके बच्चे में मौजूद हैं
तो आपको थायराइड का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। तो ये तो बात होगी हाइपोथायराइड की। बिल्कुल। अब थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव भी हो जाता है, जिसको हाइपर थायराइड कहते हैं, वो भी होता है बच्चों में? जी जी बिल्कुल, बच्चों में होता है, लेकिन थोड़ा सा इसका इंसिडेंस कम है क्योंकि ज़्यादातर 20 साल के बाद ज़्यादा कॉमन है, 18-19-20 साल के बाद, लेकिन हाइपरथायराइडिज्म के केसेस होते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ डायबिटिक्स बच्चे होते हैं, टाइप 1, चूँकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो उसमें ये हाइपरथायराइडिज्म का भी मसला हो जाता है। और अगेन अगर आपके प्रॉब्लम होती है, हाथ कांपते हैं, इसमें हाथों में कांपने की अलामत बहुत कॉमन है, तो और आंखें थोड़ी सी बाहर निकल आती हैं, तो अगर ये किसी को फील होती हैं अलामत या, तो अपने टेस्ट करवाएं। अगेन इट इज़ नॉट दैट कॉस्टली, टेस्ट हर जगह फ्रीली अवेलेबल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी मौजूद है और प्राइवेटली भी फ्रीली अवेलेबल है, तो कराएं तो आप पिक करके बहुत अच्छा इलाज मुमकिन है। तो अगर पेरेंट्स में थायराइड का मसला है तो बच्चों में हो सकता है? जी, कुछ टाइप्स में आपके अगर पेरेंट्स में थायराइड का प्रॉब्लम है तो बच्चे में भी हो सकता है। माँ को अगर है और दवाइयों पे हैं प्रेगनेंसी के दौरान, फिर ऐसा? जी, जिन माओं को थायराइड का प्रॉब्लम है और वो प्रेग्नेंट है और उसके बाद उनका बेबी होता है, तो उसके दोनों तरीक़ों की चेकिंग होगी। हाइपोथायराइड के लिए भी होता है और कभी कभी हम हाइपरथायराइड के लिए भी स्क्रीन करते हैं। तो आप ये तो हर माँ को जहन में रखना है कि अगर थायराइड का इशू है तो बच्चा ज़रूर स्क्रीन होगा। सो हमने बात कर ली डायबिटीज़ की, थायराइड की, अब हम आ जाते हैं पैराथायराइड ग्लैंड पे। पैराथायराइड ग्लैंड क्या बहुत कॉमन है या ये अनकॉमन है बच्चों में इसका प्रॉब्लम? पैराथायराइड कुछ जेनेटिकली भी होता है जिसको हम हाइपोपैराथायराइड, और कुछ सिंड्रोम्स भी होते हैं जैसे जिसमें हाइपोपैराथायराइड होता है, जैसे डिजॉर्ज भी कहते हैं, और भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स डिजीज़ हैं जिसमें पैराथायराइड का प्रॉब्लम। पैराथायराइड का असल ताल्लुक कैल्शियम और विटामिन डी की मेटाबॉलिज्म से है, तो पैराथायराइड डिसऑर्डर से ज़्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी कॉमन है। पैराथायराइड दोनों तरीके की बीमारियां हमारे पास हैं, हाइपोपैराथायराइड भी है और ज़्यादा भी है। ज़्यादा बहुत कम है हाइपर पैराथायराइड का, हमारे पास हॉस्पिटल में बस एक ही बच्चा है, तो ये भी बड़ों में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर मोहसिना, अब हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की, क्योंकि मेरे पास मरीज़ आता है, पेरेंट्स लेके आते हैं कि जी अब इसको ट्रीट करें, इसका कद बढ़ाएं, और मरीज़ होता है कोई 18-20 साल का। सो ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी कितनी कॉमन है पाकिस्तान में और इसका इलाज कब शुरू करना चाहिए? देखें, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी का करता क्या है, सब कद छोटा होने का मसला करता है, और कद छोटा ओवरऑल हमारे पास डाइटरी इश्यूज़, एनवायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से थोड़ा पॉपुलेशन वैसे भी थोड़ी कद छोटा होता जा रहा है, तो इसमें अगर और मज़ीद बच्चे का कद छोटा होगा तो कि बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और हमारे पास बहुत कॉमनली पेरेंट्स आते हैं कि बच्चा ग्रो नहीं कर रहा, बच्चा बढ़ नहीं रहा, और बाकी अपनी क्लास के बच्चों से पीछे है, या अपने बहन भाइयों में इसका छोटा भाई 4 साल का है, वो 6 साल के भाई के बराबर हो गया है, तो ये क्यों नहीं बढ़ रहा। और मैं आपको एक बात बताऊँ, शायद कि लोग डॉक्टर्स के पास भी जा रहे होते हैं, वो कहते हैं नहीं ठीक है, हो जाएगा। तो इसलिए मैं माँ बाप से भी कहूँगी और डॉक्टर्स को भी ये पैगाम देना चाहूँगी कि अगर बार बार बच्चा कह रहे हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं कि अपने क्लास फेलो उससे छोटा है, क्लास में असेंबली में सबसे आगे खड़ा होता है, सबसे छोटा लग रहा होता है, तो अपने एक काम करें कि ग्रोथ चार्ट पे देख लें कि वो कहाँ है। अगर आपके बच्चे की हाइट 5th परसेंटाइल या 3rd परसेंटाइल से कम है, वो बिल्कुल नीचे है, या डॉक्टर ये देख लें, और एक स्टैंडर्ड डेविएशन का स्कोर होता है, वो -2 से कम हो, तो बच्चे के पूरे टेस्ट होने चाहिए कि कद क्यों छोटा है, बच्चा क्यों ग्रो नहीं कर रहा। और 90% चीज़ों का बहुत कामयाबी से इलाज मुमकिन है, जो वजूहात हैं कद छोटा होने की। सो डॉक्टर मोहसिना, पहले इसका डायग्नोसिस का बताएं कि डायग्नोसिस के लिए एक ग्रोथ हार्मोन का टेस्ट करवा के आ जाते हैं पेरेंट्स और कहते हैं कि ग्रोथ हार्मोन तो कम है, तो क्या ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है या नहीं है? बहुत अहम सवाल है। असल में देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट तो चीज़ है कि आप ग्रोथ चार्ट पे बच्चे को डाल दें कि आपका बच्चा ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद आप ये करें कि जो बुनियादी टेस्ट हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे ब्लड का, जिगर का टेस्ट, SGPT, क्रेटिनिन, और थायराइड, आई मस्ट से कि थायराइड ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद आप जो कॉम्प्लेक्स टेस्ट हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन का टेस्ट है, एक सिंगल लेवल कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी में
ऊपर नीचे ऐसे वेव्स की फॉर्म में, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, तो डायगोनल इसकी वेरिएशन होती है, यानी सुबह को कोई और लेवल है, शाम को कोई और लेवल है, तो एक सिंगल लेवल कराने का कोई फ़ायदा नहीं है और वो पैसे ज़ाया करने वाली बात है। एक एक्सरे भी कराते हैं बोन का? बोन एज आप करा सकते हैं, जिसमें आपका पता चल जाएगा अगर आप बच्चे की आपके बोन एज लेट आ रही है, डिलेड आ रही है, जैसे वो 6 साल का है और बोन एज आप उसकी 3 साल की आ रही है, तो उसको डेफिनेटली कोई वजह है और उसको हमें देखना चाहिए। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, यानी कद छोटा होने की बीमारी जिसमें ग्रोथ हार्मोन है वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपने मेंशन किया वहाँ से आ ही नहीं रहा, जिसकी वजह से कद छोटा है। तो उसके लिए बोन एज एक सिंपल सा टेस्ट है और इजीली अवेलेबल, उससे भी बहुत आइडिया हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन के टेस्ट की मैं अगेन बात करूंगी कि स्टिमुलेशन से करवाना होता है, जिसको हम बहुत सारे टेस्ट हैं, एल्डोपा है, आईटीटी मौजूद है जो कि आप करवा सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ये टेस्ट करवाने चाहिए। और ये किस एज में टेस्ट करवाना चाहिए? जिस एज में 2 साल से ऊपर पर ये टेस्ट आराम से हो सकता है। कभी कभी हम 2 साल से छोटे बच्चों के लिए हम इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट कर देते हैं क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और ये टेस्ट बार बार करना आसान नहीं होता है। तो जो 2 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको आप ये टेस्ट आराम से लिख सकते हैं। बड़े बड़े सेंटर्स में टेस्ट, ये टेस्ट बड़े हॉस्पिटल में या रिकमेंडेड सेंटर्स में होना चाहिए, हर जगह ये टेस्ट नहीं हो सकता। तो क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का लेवल हम 3-4 दफ़ा चेक करते हैं और अगर 10 नैनोग्राम्स पर ml से कम आ रहा होता है तो फिर वो ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी होती है। अब ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी डायग्नोज हो गई मुख्तलिफ टेस्टों में, तो अब इसका इलाज क्या है और कितने अरसे तक ये इलाज चलेगा? देखिए, जितने भी छोटे कद की वजूहात हैं उसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन जो देखा गया है पाकिस्तान में वो ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है। तकरीबन 50 से 60% बच्चों में यही डायग्नोज होता है। उसके लिए ग्रोथ हार्मोन अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा सा महंगा ट्रीटमेंट है, 15 से 20 हज़ार रुपये महीने का ख़र्चा हो जाता है। लेकिन जो क्लासिकल जो ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंट होते हैं, जो कि बहुत छोटा जिनका कद होता है, उनमें तो हम डेस्परेट होते हैं, हमें देना भी पड़ता है और हम देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके शुरू 1-2 साल में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बाकी इसकी ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी के अलावा भी वजूहात होती हैं, जैसे कोई बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हो जाता है या एसडी होता है, उनको हमें कभी कभी वैसे भी देना पड़ता है उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए, उसमें भी ग्रोथ हार्मोन देना पड़ता है। हाँ, अगर ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नहीं निकलती तो ग्रोथ हार्मोन कभी कभी रेजिस्टेंस होती है, उसमें फिर आप स्पेशल है वो, उसके लिए आपको स्पेशल सीनियर पर्सन के पास जाना पड़ेगा। इसके अलावा कभी कभी और भी वजूहात होती हैं, जैसे गंदम से एलर्जी या टर्नर सिंड्रोम है, लड़कियों में, बच्चियों में टर्नर सिंड्रोम की बीमारी है, उसकी वजह से भी कद छोटा होता है, लेकिन ज़्यादातर उसमें भी हमें ग्रोथ हार्मोन देना पड़ता है। तो हमारी अभी तक ग्रोथ हार्मोन तक बात हो चुकी है, अब हम बात करते हैं एड्रीनल ग्लैंड की। सो एड्रीनल, मैंने बताया किडनी के ऊपर एक ग्लैंड मौजूद है और ये कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करता है। कॉर्टिसोल कम भी होता है और ज़्यादा भी होता है। पहले बात करते हैं कम की। अगर कॉर्टिसोल कम होता है बच्चों में तो क्या अलामात होती हैं, किस तरह प्रेजेंट करता है? कॉर्टिसोल का एक हॉलमार्क जिसे हम कहते हैं कि क्रॉस, जिसे माँ बाप भी कहते हैं, थकावट। अगर जिसम में माँ बाप बार बार कंप्लेन कर रहे हैं कि बच्चा हर वक्त थका रहता है, आता है जाता है, सिवाय इसके कि वो एनीमिक है या कोई और कमी है, तो इसमें एक्सट्रीम डिग्री ऑफ थकन होती, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चा हर वक्त थका हुआ है, लेटा रहता है, कुछ करता नहीं है। इसके अलावा जो बच्चों में जो प्रॉब्लम हम देखते हैं कि जिस कलर जो है, कॉम्प्लेक्शन जो उसका पहले था, जो गोरा पन था, वो थोड़ा सा ब्लैकनिंग शुरू हो जाती है, जो कि नॉर्मल से हट के होती है। माँ बाप हमारे पास पिक्चर लेकर आ जाते हैं कि देखें हमारे पास ये बच्चा पहले तो इतना गोरा था और अब इसका रंग ऐसा हो गया है। तो उसको ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसकी देयर कैन बी रीज़न, उसकी में कोई वजह हो सकती है। तो एडिसन इज़ वेरी नॉट अनकॉमन। हमारे पास चूँकि कंसेंगुनिटी, कज़न मैरिज बहुत है, तो हमारे पास एडिसन से मिलती जुलती एक बीमारी एल ग्रूव है, उसके भी काफ़ी पेशेंट्स होते हैं। तो अगर ये माँ बाप आपके पास आ रहे हैं बार बार इस सलामत के साथ, तो डॉक्टर्स को भी चाहिए कि उसको कंसिडर करें, उसको इग्नोर ना करें। देखिए, एक और मैं चीज़ कहना चाहूँगी कि मदर कैन नेवर बी रॉन्ग। इन 90% ऑफ द केसेस मदर कैन नेवर बी रॉन्ग। माँ गलत नहीं हो सकती है, तो उसकी बात को सुने और उसके मुताबिक फिर। आपने कहा कज़न्स में मैरिज, तो पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन है, तो क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए कज़न्स की मैरिज? बिकॉज पीडियाट्रिक्स में जब भी हम हिस्ट्री ले रहे होते थे तो ये ज़रूरी पूछते थे कि कज़न्स की मैरिज तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कज़न मैरिजेज़ में हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि बार बार एक ही फैमिली में शादी हो रही होती है और उसी कबीले में, उसी फैमिली में बार बार शादी कर रहे होते हैं। 100% तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कज़न मैरिजेज़ में सब में मसला होता है, लेकिन जैसे एक बीमारी, एक प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया है या एडिसन है या इवन डायबिटीज़ ही फैमिली में, जैसे मोडी या मोनोजेनिक डायबिटीज़ कहते हैं, वो फैमिली में आ गई है,
तो या तो आप अपनी जेनेटिक टेस्टिंग कराएं और फिर उस हिसाब से शादियां करें। लेकिन अगर एक कोई बीमारी फैमिली में आ गई है तो फिर ये कॉशियस हो जाना चाहिए कि शादियां ना करें फैमिली में तो ज़्यादा बेहतर है। और बाकी ये कि सेकंड कज़न्स में कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी फैमिली में ये मसला आ गया है कि कोई बीमारी बार बार आ रही है तो फिर ज़रा सोच समझ के शादी करनी चाहिए। सो हम अब आ जाते हैं कॉर्टिसोल की ज़्यादती पे कि कॉर्टिसोल का एक्सेस हो गया, अब मरीज़ जो है बच्चा वो ज़रा मोटापे का शिकार हो गया, उस पर स्ट्राई आ गया, तो बच्चों में कितना कॉमन है कुशिंग्स है बच्चों में। मतलब लाइक हमारे पास केसेस आ जाते हैं, स्पेशली बच्चियां हैं उनमें पिट्यूटरी एडिनोमा, जैसे सर में कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी केसेस, वो कुशिंग्स मोटापे का शिकार हो जाते हैं। उनमें कद छोटा होता है और जो आपने बताया साइन सिम्टम्स वो सारे होते हैं। वज़न का बढ़ना बहुत अहम अलामत है। थोड़े से बाल आ जाते हैं फेस पे और बॉडी पे जहाँ नॉर्मल नहीं होते बच्चियों में, वो भी कुशिंग्स एक उसमें भी बीमारी हो जाती है। इसके अलावा जो एक और एड्रीनल ग्लैंड के ट्यूमर्स होते हैं बच्चों में, यूजुअली वो भी निकल आते हैं कभी कभी। तो ये एक सीरियस इशू है। अगर आपके बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रही और वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और ये है हमारे पास, हम केसेस देख रहे हैं। एक और चीज़ जो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं कहूँगी, आइट्रोजेनिक कुशिंग्स, यानी बाहर की जो ट्यूबें लगाने से, स्पेशली बच्चों में नेपी रैश की जो ट्यूब्स होती हैं, जो स्टीरॉयड्स क्रीम्स हैं, वो लगाने से भी हम काफ़ी कुशिंग्स देखते हैं। अच्छा। वो बल्कि सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज कुशिंग्स की पीडियाट्रिक एज ग्रुप में यही है। अच्छा। कि वो बाहर से रैश पर मदर अच्छी तरह 10-12 ट्यूबें लगा देती है, फिर हमारे पास आते हैं कि जी बच्चा मोटा हो रहा है और चेहरे पे बाल आ गए हैं। तो दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कुशिंग्स इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप के आइट्रोजेनिक दवाइयों से, ये स्पेशली ये स्टीरॉयड्स की ट्यूब्स से बहुत कॉमन। सो डॉक्टर मोहसिना, अब हम चलते हैं कुछ सेक्स हार्मोन्स की तरफ। फीमेल्स के अंदर कुछ हार्मोन्स जैसे एफएसएच, एलएच और इसके अलावा ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह। सो टर्नर सिंड्रोम क्या है? क्योंकि टर्नर्स हम देखते हैं जी फीमेल्स के अंदर। बिल्कुल। देखिए टर्नर सिंड्रोम अगेन ये छोटे कद की एक बहुत अहम वजह है जो कि बच्चियों में होती है। और इसके अलावा ऐसी बच्चियों में बलूगत के मसाइल होते हैं, जैसे उनकी मीनारकी या जो बड़े होने की अलामात होती हैं, या पीरियड्स जिसे हम कहते हैं, वो नहीं होते या हो ही नहीं रहे होते 15 साल की उम्र तक, और कद भी छोटा होता है। दोनों चीज़ें हमारे पास, दोनों मेन अलामात हैं, कद छोटा होना और बाद में बलूगत की टाइम पर पीरियड्स नहीं होना। तो उसमें हमें हम एक ख़ास टेस्ट होता है जिसमें हम उनकी कैरियोटाइपिंग कराते हैं। उसमें जैसे नॉर्मल बच्चियों में 46XX होते हैं, 2 X क्रोमोसोम होते हैं, तो टर्नर में 45X होता है, यानी एक सिंगल X क्रोमोसोम होता है। बाकी वो मेंटली नॉर्मल भी होती हैं और कुछ बच्चियाँ थोड़ी स्लो भी होती हैं, और इसके अलावा उनमें कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये एक टर्नर का ब्रॉड आइडिया है। लेकिन एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि 45X के अलावा कुछ ख़ास हम मोज़ैक टर्नर्स भी कहते हैं, जिनमें हाइट तो नॉर्मल होती है लेकिन थोड़ी बहुत उनके पीरियड्स के इशू होते हैं, और वो बाद में इनफर्टिलिटी के साथ, यानी बच्चों ना होने के साथ भी प्रेजेंट कर सकती हैं, या ओवेरियन फेलियर के साथ प्रेजेंट करती हैं। तो ये भी हमारे पास, चूँकि अगेन मैंने आपको बताया कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स हमारे पास काफ़ी कॉमन है, तो टर्नर सिंड्रोम का भी हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स हैं। जब मैं आपके पास रोटेट कर रहा था NICH में, तो हमने कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपोप्लेसिया के बहुत बच्चे देखे थे। सो CAH, कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपोप्लेसिया, क्या होता है? ये एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एंड आई थिंक एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको हम देखें, जब बच्चा पैदा होता है तो या तो लड़का होता है या लड़की होता है। कभी कभी ये होता है कि हमारे पास जब बेबी बॉर्न होता है तो डॉक्टर्स को या पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि ये गर्ल है या बॉय। तो इसका एक ब्रॉड ग्रुप है जिसे हम कहते हैं DSD, डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्सुअल डिफरेंशिएशन, और उसकी एक बहुत अहम वजह CAH है। CAH का मतलब तो वैसे ये होता है कि कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, उसमें कुछ हार्मोन्स कम होते हैं, जैसे कॉर्टिसोल कम बनता है, मगर फीमेल्स में मर्दाना हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं, जिसे हम एंड्रोजन्स कहते हैं। उनकी ज़्यादती की वजह से ज़ाहिर चेंजेस जिस्म पर ऐसी नमूदार हो जाती हैं कि वो लड़कों की तरह की होती हैं, मगर वो बेसिकली नॉर्मल बच्चियाँ होती हैं, और उनका टाइम पर और वक्त पर इलाज किया जाए तो they are completely normal females. They can have normal lifespan, they can have normal cycles, normal periods, and they can get married and have normal kids. तो ये DSD एक और बहुत बड़ा ग्रुप है, और उसकी सबसे अहम जिससे आपने मेंशन किया CAH है,
और बहुत ही काबिल इलाज चीज़ है, मतलब उसका आप ट्रीटमेंट दें। इसमें नमकियात की कमी भी हो जाती है, कुछ टाइप्स में नमकियात की कमी होती है और एम्बिगस जेनिटेलिया यानी कि पिशी की जगह का इशू होता है, और कुछ टाइप्स में सिर्फ जिस्म में मतलब मर्दाना हार्मोन की ज़्यादती के साइंस होते हैं, उनमें नमकियात का मसला नहीं होता। नमकियात का मसले में आपको हाइड्रोकॉर्टिसोन और फ्लोरिनेफ देनी पड़ती है, और अगर आप देते रहें तो बच्चे बिल्कुल ठीक रहते हैं, थ्राइविंग रहते हैं, और आप कोई भी आपको नहीं कह सकता कि ये क्या इशू है। इसके अलावा लड़कों में क्या होता है CH की बीमारी में कि लड़के जल्दी बड़े हो जाते हैं, यानी 5-6 साल की उम्र में उनकी दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, तो उस पर भी प्रिकॉशन अर्ली प्यूबर्टी कॉज करता है। तो वो भी माँ बाप को एक अगर इस तरह का कोई अलामत 6 साल की उम्र पे या 5 साल की उम्र में आवाज़ चेंज होने लग गई है या दाढ़ी मूछें आने लग गई हैं, तो तब भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। कुछ बच्चे आते हैं यानी बच्चियां पेरेंट्स के साथ कि अर्ली वजानी ब्लीड हो गया, अर्ली जो है वो नाटकी हो गई, तो उसमें क्या किया जाए, किस तरह? हाँ जी, येस्टरडे मैंने अभी एक पेशेंट देखा जिसको बच्ची को 6 साल की उम्र पे पीरियड्स शुरू हो गए थे। तो और ये एक तो सीरियस साइन है, माँ बाप को फ़ौरन वो किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए और उन्होंने कुछ हार्मोन्स देकर फिर हमारे पास रेफ़र किया। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल उसका थायराइड का टेस्ट कराया और वो हाइपोथायराइडिज़म था, प्रोलॉन्ग हाइपोथायराइडिज़म था। ये 6 साल तक उस बच्ची को थायराइड के मसले थे, लेकिन वो पिक नहीं हुआ और उसकी वजह से वो बच्ची जल्दी बलूगत में चली गई। तो ये हम अपने उसमें लमान में तो इसको प्रिकॉशस प्यूबर्टी ड्यू टू हाइपोथायराइडिज़म, ये वैन विग्रम-बैक सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन देखिए एक कॉमन सा टेस्ट था जो कि वो मिस हुआ। 6 साल तक वो बच्ची, उसके और भी फीचर्स थे हाइपोथायराइडिज़म के। तो जो अर्ली प्यूबर्टी है बच्चियों में स्पेशली, उसमें थायराइड का टेस्ट बहुत ज़रूरी है, और इसके अलावा जो फीमेल हार्मोन्स हैं FSH, LH, ईस्ट्रोजन, इनका टेस्ट भी होना ज़रूरी है। एंड इट्स अ सीरियस इशू, और माँ बाप को उसको फ़ौरन टैकल करना चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर मोहसिना, हमारी बात हो रही थी टर्नर्स पे पहले। सो टर्नर्स का जो है मेल्स के अंदर न्यूनांस है, लेकिन मेल्स के अंदर हम क्लाइनफिल्टर्स और कैलमन्स भी देखते हैं। तो क्लाइनफिल्टर्स और कैलमन सिंड्रोम क्या है? क्लाइनफिल्टर जो है एक्चुअली दे आर टॉल, ये ज़रा लंबे होते हैं बच्चे, बॉयज़ में होता है ये। और यूजुअली होता क्या है कि थोड़े से डेवलपमेंटली स्लो होते हैं, और जब वो बलूगत के नज़दीक पहुंचते हैं तो बच्चों में एक प्रॉब्लम होती है, हम कहते हैं गायनेकोमेस्टिया, यानी मेल्स में ब्रेस्ट का इलाज होना है, तो ये लड़कों में होने लगता है। तो थोड़े से टॉल भी हों, वैसे तो नॉर्मल ओबेसिटी के साथ अगर कोई नॉर्मल बच्चा थोड़ा मोटा है तो उसमें भी गायनेकोमेस्टिया हो जाता है। तो क्लाइनफिल्टर में वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो थोड़े लंबे होते हैं, तो यूजुअली दे आर वेरी टॉल, और उसमें भी हम कैरियोटाइपिंग करवा के कंफर्म करते हैं कि ये क्लाइनफिल्टर है। उसमें 47 XXY होता है जी, उसकी कैरियोटाइपिंग ज़रा डिफरेंट होती है। और जो दूसरा आपने कैलमन बताया, कैलमन का जो फीचर होता है, एक तो इनके अंदर बलूगत के इश्यूज़ होते हैं, बलूगत देर से होती है, और ये भी थोड़े से टॉल होते हैं, लेकिन इनके अंदर सेंस ऑफ स्मेल का मसला होता है कि इनको स्मेल नहीं सही तरह आती। और वही बात है कि वो पेरेंट्स को कह रहे होते हैं कि हमें स्मेल नहीं आती, लेकिन कोई उसको लिफ्ट नहीं कराता हमारे यहाँ। तो ये बात है कि फिर वो पिक हो जाते हैं, तो कुछ बच्चों को हम प्यूबर्टी के लिए हम फिर दवाइयाँ देते हैं, बलूगत के लिए मेडिसिन अवेलेबल हैं, लड़कियों में भी और लड़कों में भी दोनों मेडिसिन दी जा सकती हैं, और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहसिना, आपने बहुत तफसील से हमारे नाज़रीन को बताया कि पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी होती क्या है। सो नाज़रीन, इस प्रोग्राम में डॉक्टर मोहसिना के साथ हमने डिस्कस किया टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, मोनोजेनिक डायबिटीज़, फिर थायराइड, हाइपोथायराइड मैडम ने बताया कि बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, और इसकी आसान सा टेस्ट है, आसान सी ट्रीटमेंट है। फिर पैराथायराइड के प्रॉब्लम्स, कुशिंग्स, एडिसन्स डिजीज़, कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपोप्लेजिया और ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, ये सारी तफसील से मैडम ने बताया कि सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका इलाज किस तरह किया जाता है। सो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम एक नए मेहमान के साथ आएंगे, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।